क्या है कॉमन लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता से हटाना। एक पद खाली था, तो उस वक्त मैंने उनसे आग्रह करने के लिए मैं गया था कि भाई मेरी भी पार्टी से आप किसी को प्रदेश में आप मंत्री बना दें। तो छूटते ही जो उनका जवाब था कि अरे छोड़िए ना चिराग जी, आपकी पार्टी से कोई पासवान होता तो हम लोग उसको मंत्री बना भी देते, आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में आप पड़े हो। मैं मानता हूँ कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजना का ही रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है 7 निश्चय। अपना जीवन समर्पित किया समाज के दलित, शोषित, गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। उनका एक बयान आया था और उस वक्त उस बयान की काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने कहा था बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। फिलहाल मैं एकला चलो की अपनी रणनीति के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरी पार्टी के लिए शायद जरूरी भी था। इंस्टिगेट करते थे, प्रोवोक करते थे मुझे उन्होंने 1-2 बार कहा कि अरे जाओ, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की, मुझे देखो हिम्मत थी मुझ में, मैं लड़ लिया, तुम में हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। बिहार को फर्स्ट बनाना, सबसे विकसित राज्य बनाना संकल्प है मेरा, और उसके लिए मैं कोई समझौता कभी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। नीतीश जी उस वक्त हम लोग के गठबंधन में नहीं थे। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जात पात, धर्म, मजहब बांटने की राजनीति, दलित महादलित करो, अगड़ा पिछड़ा करो, मैं उनकी इस राजनीति से मैं सहमत। अलग अलग जिलों को आप चिन्हित कर एजुकेशनल हब आप क्यों नहीं बना सकते? पर इस बारे में मुख्यमंत्री बात ही नहीं। वो बात करेंगे तो दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, अपनी बातें कम सुनाएंगे और इनके बारे में ज्यादा बोलेंगे। जाकर पूछो अपने माँ बाप से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई मुझे नहीं पूछना 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को क्या दिया। हर बिहारी को पता है कि भैया शराब खुलेआम मिलना तो दूर की बात है, आज की तारीख में होम डिलीवरी होती है। हर बिहारी को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। आज मैं आपको एक ऐसे पॉलिटिकल हैसियत से रूबरू कराऊंगा जो आने वाले दिनों में बिहार की दशा और दिशा तय करेंगे। वो बहुत ही पॉपुलर हैं और राजनीति में अपनी मुकाम जो है उन्होंने अपने से बनाया है। हालांकि विरासत में मिली है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कौन है वो, पहले सुन लीजिए मेरा। इनका फेसबुक जो है उस पर भी रहते हैं एक्टिव, ट्विटर है उस पर भी एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी एक्टिव रहते हैं। मतलब ही स्पेयर टाइम्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स कि इस पर भी आप लोगों से जुड़ते रहने के लिए, रूबरू होते रहने के लिए। अभी इनके फेसबुक पर मैं देख रहा था कि 5,06,542 लोग इनको फॉलो करते हैं फेसबुक पर। समझ लीजिए, 4,56,736 पीपुल लाइकिंग है इनका। इसमें से 873 हमारे मित्र भी हैं, जान लीजिए। आता है ना सब, अब तो कोई चीज़ छिपा नहीं सकते हैं। और इसके बाद ट्विटर पर मैं देख रहा था कि 4,85,000 इनके फॉलोअर हैं। ये 144 लोगों को फॉलो करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। जी हाँ, चिराग पासवान की। वह चिराग पासवान जिनको परेशान करने, दबाने, बर्बाद करने के लिए बहुत प्रयास किया गया। किसने किया ये हम नहीं बताएंगे, यह इसलिए नहीं बताएंगे कि आप लोग जानते हैं। खैर ये सब आज हम उनसे बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले हम चिराग पासवान जी को न्यूज हाट से बातचीत करने के लिए बहुत साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। चिराग जी, आपके पिताजी को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला, कैसा लगा आपको? देखिए, यकीनन एक बहुत ही गर्व का पल था ये। और कल मैंने कहा कि बहुत ही मिक्स फीलिंग से भरा हुआ ये लम्हा था, जहाँ एक तरफ आंखें नम थी, वहीं दिल खुशी से भरा हुआ था। यकीनन ये तस्वीर और ज़्यादा खूबसूरत लगती अगर पिताजी स्वयं अगर इस पुरस्कार को अगर वो रिसीव करते। उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नेता, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 52 साल के
कार्यों को सम्मानित किया गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और निस्वार्थ। मुझे गर्व इस बात का होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का पुत्र हूँ जिन्होंने 5 दशक से ज़्यादा भारतीय राजनीति को दिए, पर 1 रुपया तो क्या 1 पैसे का दाग कोई उनके ऊपर नहीं लगा सकता। तो उनके इस निस्वार्थ सेवा को जब रिकॉग्नाइज़ किया गया, यकीनन मुझे, मेरे परिवार को और मेरी पार्टी को जहाँ एक तरफ ये खुशी का लम्हा था, वहीं गर्व की भी अनुभूति हुई हम लोग को। लेकिन एमंग द पीपुल ऑफ बिहार और अक्रॉस द कंट्री कहिए, बहुत सारे लोगों की चाहत थी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता, जो डिज़र्व करते थे, तो उसको लेकर क्या आपके मन में फीलिंग है? नहीं, बिल्कुल मैं चाहूँगा, और यकीनन ये मेरी मांग है केंद्र सरकार से, और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया जाए। ये सम्मान ऐसे चुनिंदा भारत के महापुरुषों को दिया जाता है जिनका एक विशेष योगदान अपने अपने कार्य क्षेत्र में समाज के प्रति, देश के प्रति रहा हो। और इसमें यकीनन मेरे नेता, से वो मेरे पिता हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, बट यकीनन देश की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है अपनी, और देश भर में, ये नहीं कि वो बिहार के थे तो सिर्फ बिहार के ही लोगों के लिए, उन्होंने अक्रॉस द कंट्री और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ जो विभिन्न विभाग उन्होंने संभाले, 2 बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रहा। आज मोबाइल फ़ोन जो हम सब लेकर घूमते हैं, मुझे याद है सर, एक दिन उनका एक बयान आया था और उस वक्त उस बयान की काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव ये मोबाइल फ़ोन बिकेगा, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा। ये उस दौर की बात है जब इनकमिंग कॉल पे भी 30-32 रुपया लगता था। मुझे याद है, उस वक्त लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था उनकी इस सोच का, इस सपने का, पर आज हकीकत है। आप रेलवे में देखिए, जितनी उस वक्त उन्होंने नौकरियां देने का काम किया, या अभी तक आखिर में भी जब वो खुद बीमार थे, पर उसके बावजूद राशन बांटने की योजना, ख़ास तौर पर अभी जिसके बारे में हम लोग जिक्र भी करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत जो राशन मुफ्त में 81 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, आखिर तक वो इस प्रयास में लगे रहे कि उनके विभाग के माध्यम से गरीबों की जितनी सेवा हो सके। तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, मुझे ज़रूर लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग मैंने भी केंद्र सरकार के समक्ष रखी है। आने वाले वर्षों में उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। चूँकि आप पॉलिटिशियन हैं, इसलिए जब तक से पॉलिटिकल कुछ बातचीत नहीं होगी तब तक से कोई मतलब है नहीं, मैं समझता हूँ मज़ा भी नहीं आएगा हमारे व्यूअर्स को भी। आप दिल्ली में एनडीए हैं के ये पार्ट हैं और बिहार में एनडीए का पार्ट नहीं है, क्या इसका? देखिए, मैं अब ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसका पार्ट हूँ, नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं एकला चलो की अपनी रणनीति के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरी पार्टी के लिए शायद ज़रूरी भी था। ना सिर्फ इस वजह से कि हाल फिलहाल के महीनों में जो नई परिस्थितियाँ पार्टी परिवार में उत्पन्न हुई, उस वजह से ही नहीं, बल्कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर लेकर जाने के लिए मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी यही सोच थी। इसीलिए उन्होंने 2005 का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, क्योंकि उनका मानना था कि भाई गठबंधन की राजनीति में कहीं ना कहीं आप समझौते करते करते आप अपने आप को जनता से या ज़मीनी स्तर से आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो ये मेरे नेता की भी सोच रही कि अगर आपको ज़मीन पर पार्टी के संगठन को खड़ा करना है तो उसके लिए आपको अकेले चलना होगा। गठबंधन में एक दौर था जब हम लोगों ने 150 प्लस सीटों के साथ हम लोगों ने गठबंधन में चुनाव लड़ना शुरू किया। सिमटते सिमटते हम लोग 75 पर आए। 2015 में हम लोग 42 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और अब तो नौबत ही आ गई थी कि 2019 वाले चुनाव में 2020 वाले चुनाव में हम लोग को महज 15 सीटें दी जा रही थी गठबंधन के तहत। तो अगली बार पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचता। हम लोग को 15 सीटों के बाद तो किसी दूसरे दल के साथ समझौता या मर्ज ही करना पड़ता, यही एकमात्र विकल्प हम लोग के पास बचता। तो आज की तारीख में पार्टी को ज़मीनी स्तर पर पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए मेरे नेता की भी अंतिम इच्छा यही थी। अपने निधन से पहले वो बहुत स्पष्ट थे इस बात को लेकर कि हम लोग को 2020 का चुनाव, भले आज की तारीख में लोग कुछ भी बोलें, पार्टी के पुराने लोग जो पार्टी से आज अलग हुए हैं वो लोग कुछ भी बोलें, बट हकीकत है कि मेरे नेता, उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े। बल्कि 1-2 बार तो उन्होंने मुझे, हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे,
मुझे इंस्टिगेट करते थे, प्रोवोक करते थे मुझे उन्होंने एक दो बार कहा कि अरे जाओ, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। मुझे देखो, 2005 में मैंने अकेले चुनाव लड़ लिया। उस वक्त मैंने इतना कैलकुलेट किया था कि मैं ये जीतूंगा नहीं जीतूंगा, हार होगी क्या होगी, हिम्मत थी मुझ में, मैं लड़ लिया। तुम में हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। तो मतलब वो इतना ज़्यादा क्लियर थे इस बात को लेकर कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए कि वो मुझे पुश करते थे इस बात को लेकर। तो बहरहाल आज उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए, मुझे नहीं पता मैं केंद्र में एनडीए का हिस्सा हूँ नहीं हूँ, राज्य में हूँ नहीं हूँ, कुछ मंत्री बोलते हैं हूँ, कुछ बोलते हैं नहीं हूँ, बट मैं इतना क्लियर हूँ कि अभी आज की तारीख में मैं अकेले अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो मेरा संकल्प है, जो मेरे नेता मुझे देकर गए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मैं दूसरे की रणनीतियों के साथ समझौता कर अपने संकल्प को धूमिल होने नहीं दूंगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार को फर्स्ट बनाना, सबसे विकसित राज्य बनाना संकल्प है मेरा, और उसके लिए मैं कोई समझौता कभी नहीं करने वाला। लेकिन आपने 2020 चुनाव की बात की, लेकिन एक ये भी लोगों के दिमाग में था कि 2020 में आप एकला इसलिए चले कि एक रणनीति के तहत भाजपा ने आपको खड़ा किया कि नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जा सके। देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ये वाली थ्योरी कहाँ से सामने आ रही है। मेरे लिए दो कारण थे अकेले चुनाव लड़ने का। सबसे बड़ा कारण मेरे नेता, क्योंकि जब तक ये फैसला पब्लिक हुआ तब तक वो वेंटिलेटर पे जा चुके थे, और बट उनके अंतिम शब्द यही थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा कारण ये था, और 15 सीटों पर वो ही राजी नहीं थे। 15 दे रहे थे। हाँ, 15 सीटें भाजपा की तरफ से। और मैं इसको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जनरल थ्योरी के तौर पर ये भी सर्कुलेट किया जाता है कि नहीं, ज़्यादा सीटें दी जा रही थी, 25 सीटें दी जा रही थी, 32 सीटें दी जा रही थी। मेरे पार्टी के लोगों को भी ये कह के भ्रमित किया जाता है कि नहीं, ज़्यादा सीटें मिल रही थी। चिराग पासवान, आप कितना चाहते थे? देखिए, मैं सीटों से ज़्यादा, मैं बताऊं, मेरी लड़ाई संख्या से ज़्यादा मेरे विजन डॉक्यूमेंट की थी। मेरा विश्वास 7 निश्चय पर कभी नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी नीति का रहा है तो वो मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजना का ही रहा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है 7 निश्चय, और ये आने वाला समय, इतिहास आने वाले समय में जब लिखा जाएगा तो पता चलेगा कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना कोई है तो वो 7 निश्चय है। मैं मानता हूँ इस बात को, और ये मेरा विश्वास बिहार भ्रमण के दौरान आता है। जब मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, लोग जब दिखाते हैं कि भैया देखिए, सड़क पिछले 2 साल से खुदी पड़ी है और इस नली गली के निर्माण के नाम पर लाखों रुपए की निकासी की जा रही है, बट सड़क का निर्माण नहीं हुआ। पाइपें फटी पड़ी हैं नल जल योजना के तहत, टैंकियां फटी पड़ी हैं। तो ये मेरा विश्वास, इससे मेरा विश्वास गहराता है कि भैया भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना, तो इसलिए मैं कभी 7 निश्चय के साथ था ही नहीं। और मैंने गठबंधन में भी इस बात को स्पष्ट किया था, क्योंकि मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। नीतीश जी उस वक्त हम लोग के गठबंधन में नहीं थे। 2014 में जब हम लोग का गठबंधन हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही इनसे अलग हो गए थे। उस वक्त हम लोग भाजपा के साथ गए थे, और 2017 में रातों रात ये पुनः गठबंधन का हिस्सा बने। तो मेरा गठबंधन कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं था, भाजपा के साथ था। और भाजपा के सामने, शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने स्पष्ट किया था कि भाई, अगर आप मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे में अगर आप हिस्सेदारी देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन में। पर अगर, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि भाई हर कोलिशन गवर्नमेंट एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम लेकर आती है। मुझे ताज्जुब है कि भाई भाजपा के लोग क्यों इस बात को बिहार में नहीं उठाते, या क्यों उनके लिए ये एक अहमियत या एक इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है। आप क्यों किसी दूसरी पार्टी के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं? आपकी अपनी एक इतनी बड़ी पार्टी है, और कोलिशन धर्म इस बात की मांग करता है कि भैया आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। यही मांग मैंने भी की थी 2020 के चुनाव में कि आप एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइए, आप 7 निश्चय को भी रखिए, बट मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी गवर्नमेंट एजेंडा में आप हिस्सेदारी दें। पर जब उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, तो मेरे पास, जैसा मैंने कहा कि मैं अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य है बिहार को विकसित बनाना। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जात पात, धर्म, मजहब बांटने की राजनीति, दलित महादलित करो, अगड़ा पिछड़ा करो, मैं उनकी इस राजनीति से मैं सहमत। ऐसा वो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी सोच रखते हैं। मैंने एक पत्र कुछ समय पहले मैंने साझा किया था। उस पत्र में भी मैंने उस प्रकरण का मैंने जिक्र किया था जब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गया था,
और उनसे आग्रह करने गया था, क्योंकि उस वक्त जो बिहार में हमारे मंत्री थे वो केंद्र में सांसद बन चुके थे और उस वक्त एक पद खाली था। तो उस वक्त मैंने उनसे आग्रह करने के लिए मैं गया था कि भाई मेरी भी पार्टी से आप किसी को आप प्रदेश में आप मंत्री बना दें। तो छूटते ही जो उनका जवाब था, एक बिहारी होने के नाते अपने मुख्यमंत्री से आप ऐसे जवाब की आप अपेक्षा नहीं रखते। उनका जवाब था कि अरे छोड़िए ना चिराग जी, आपकी पार्टी से कोई पासवान होता तो हम लोग उसको मंत्री बना भी देते, आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। जब मुख्यमंत्री मंत्री बनाने के लिए जाति देखे, मुख्यमंत्री योजनाएं बनाने के लिए जाति देखे, मुख्यमंत्री वोट बैंक बनाने के लिए जाति देखे, इस सोच से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे लिए बिहार की 12 करोड़ जनता मायने रखती है। जब आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, भाई मुख्यमंत्री का काम होता है कि आप सर्व समाज को एकजुट कीजिए। मैंने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो कि अपने ही लोगों को बांटने का काम करता है। बिहार में पहले ही लोग जाति व्यवस्था से कम ग्रसित थे कि आपने दलित को महादलित कर दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दिया। योजनाएं आप क्या लेकर आते हैं कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी, भाई आप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, हत्या की सोच भी आपके दिमाग में कैसे आती है? आप कहते हैं कि जब हत्या होगी तब हम सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या ये अपराध को बढ़ावा नहीं देगा? क्या जाति विशेष को टारगेट, और उसके बाद हम लोगों ने देखा भी, उदाहरण आए सामने की जाति विशेष को टारगेट कर कर, दलितों को टारगेट कर कर उनकी हत्याएं होने लग गई। तो जब मुख्यमंत्री की सोच इतनी जातिवादी हो तो, बट बहरहाल मैं अपने विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, तो क्योंकि वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे सरकारी एजेंडे में इसको डालने के लिए, तो इसीलिए मेरा उनके साथ आगे चलना संभव ही नहीं था। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की सरकार चले गई, फिर नीतीश कुमार आए, आपके पिताजी भी साथ रहे, बिहार में नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई विकास हुआ हो? देखिए, मैं जितनी इनसे अपेक्षा थी, खुद स्वयं ये पढ़े लिखे हैं, अनुभव था इनके पास, और 2005 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे, एक आम बिहारी होने के नाते मेरी भी इनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, क्योंकि हम लोगों ने एक वो दौर भी देखा था जिसके बारे में कई तरीके की कहानियां कही गई, बोली गई, बट मैं या मेरी उम्र का युवा उस वक्त अपने उम्र के उस दौर में था जब वो अपना कैरियर कहीं ना कहीं सेटल करने की बात करता है, व्यवसाय की बात करता है, रोज़गार की बात करता है। तो उस वक्त एक ये नए मुख्यमंत्री के तौर पर ये आए थे, विकल्प के तौर पर आए थे, जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे। इनसे उम्मीदें बहुत सारी थीं और उस वक्त इनकी बातें मुझे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी। इनका सपना था कि भैया जितने भी प्रवासी हैं जो कि बिहार छोड़कर गए हैं, पलायन को रोकना है, सारे बिहारियों को हम अपने प्रदेश वापस लेकर आएंगे। भाई पिछले 16 साल में आप अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, तो बिहारियों के सपने को आप क्या पूरा करेंगे? 16 साल में भाई पलायन किए हुए लोगों को वापस लाना तो दूर की बात है, साल दर साल आंकड़ों में वृद्धि हुई। आप मुझे बताएं, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं, मेरे तो खैर सवालों का जवाब नहीं देते, आपके शायद सवाल का जवाब देंगे, पूछिएगा उनसे, मुझे सिर्फ अपनी 5 उपलब्धियां बता दें पिछले 16 साल की। वो तो 5 साल की भी नहीं पूछता, सिर्फ 5 उपलब्धियां 16 साल की बता दें। वो तो बताते हैं लोग कि उनके लोग जो बताते हैं वो भी कहते हैं अपने भाषणों में, सड़क हमने दिया, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, लड़कियों के, महिलाओं के लिए 50% जो है पंचायत चुनाव में दिया, 35% जो है सरकारी नौकरियों में दिया, स्कूल में साइकिल, पोशाक वगैरह वगैरह बहुत सब जुड़ा। अब उसके बाद इसमें से हकीकत ज़मीनी स्तर पर कितनी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये हम में से ज़्यादा जानने की ज़रूरत बिहार के ग्रामीणों को है। सड़क की ये बात करते हैं, गांव में आप जाकर देख लीजिए, भाई बिहार गांव में बसता है, पटना में नहीं बसता। या 2-4 जो ज़िले हैं जिसको आप बात करते हैं कि भैया हमने वो कर दिया, पटना बिहार गांव में बसता है। गांव में जाकर आप सड़कों की हालत देखिए क्या है, वहाँ पर जाकर आप स्कूलों की व्यवस्था देखिए। आप बोलते हैं आपने साइकिलें बंटवाई, ये किया, भाई जिस स्कूल में टीचर ही नहीं है वहाँ पे साइकिल देकर आप क्या करेंगे? जहाँ पे भवन ही नहीं है वहाँ पे साइकिल देकर आप क्या करेंगे? आज जब मैं छठ पे, जब मैं पटना आता हूँ या कहीं पे भी हम लोग ट्रैवल करते हैं जहाँ पे फ़्लाइट में मुझे बिहारी मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भैया इतना तो हम दूसरे प्रदेश में कमाते नहीं हैं जितना छठ दिवाली में आने जाने में खर्चा हो जाता है। यही अगर हम लोग बिहार में रहकर खाते कमाते तो वहीं पर 2 रुपये हम लोग बचाते भी, सेविंग भी करते हम लोग। तो ये आपने व्यवस्था, आखिरी बार हर राज्यों में हम लोग देखते हैं इन्वेस्टर समिट होता है,
वहाँ पर निवेशकों को बुलाया जाता है, वहाँ पर एमएनसीज को इनवाइट किया जाता है, आईटी सेक्टर के लोगों को बुलाया जाता है, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दी जाती हैं, उनको सुविधाएं दी जाती है कि आप आइए हमारे प्रदेश में निवेश कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब हमारे प्रदेश में ऐसी कोई योजना की हो। एक अच्छा होटल हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में नहीं दे पाए। तो बाकी निवेश की तो आप बात ही आप भूल जाइए। हमारा प्रदेश इतना सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पे पर्यटन को विकसित करने के तौर पर अनंत संभावनाएं हैं। अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो भैया सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर आप क्यों नहीं बना सकते? लछवाड़ है भगवान महावीर की जन्मस्थली, उसको आप क्यों नहीं विकसित कर सकते? बोध गया इंटरनेशनल टूरिज्म, वहाँ पर आप उसको नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको वहाँ पर वो सुविधाएं देने की ज़रूरत है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जिक्र ही नहीं करते। आखिरी बार मैंने मुख्यमंत्री को कब आईटी जॉब, आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हुए सुना था, मुझे नहीं याद। एमएनसीज को इनवाइट करते हुए कब सुना था? पटना को आप एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते? मेरे बच्चे आज की तारीख में कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था भैया पटना में क्यों नहीं हो सकती? मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं हो सकती? अलग अलग ज़िलों को आप चिन्हित कर कर एजुकेशनल हब आप क्यों नहीं बना सकते, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में ना जाना पड़े? पर इस बारे में मुख्यमंत्री बात ही नहीं। वो बात करेंगे तो दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, लवकुश समीकरण साधेंगे, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करेंगे। भाई इससे बिहार का विकास नहीं होगा। 16 साल आपने बिहार को बर्बाद कर दिया और आज भी आपकी सोच वहीं की वहीं है। सैचुरेट हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच। ज़रूरत है बिहार में अब विकल्प की। लालू प्रसाद यादव का 15 साल और इनका 15 साल कैसे कंपैरिजन करते हैं? मैं ईमानदारी से बोलूं, मुझे आदरणीय लालू जी के 15 साल से कुछ लेना देना नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है, किसी भी चुनावी मंच पर आप उनको देखिए, अपनी बातें कम सुनाएंगे और इनके बारे में ज़्यादा बोलेंगे। जाकर पूछो अपने माँ बाप से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई मुझे नहीं पूछना 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को क्या दिया। भाई कब तक 15 साल पहले को दिखा दिखा कर आज की मेरी उम्र का जो लड़का, जो आज मैं 40 साल का हूँ, भाई 15 साल पहले मैं 25 साल का था, मैं रोज़गार में अपना शुरू कर रहा था, व्यवसाय में शुरू कर रहा था। मेरी बुद्धि में या मेरी याददाश्त में आपके 16 साल हैं, उसके पहले के 15 साल नहीं है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके पहले के 15 साल क्या थे क्या नहीं। और आज का जो 15 मैंने अभी का स्थिति जो है उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो आज 18 साल का हुआ होगा, वो पिछले 16 साल आपकी वजह से है। जो अच्छा या बुरा उसके जीवन में हुआ, उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। आप कब तक उसको 15 साल पहले की बातें आप बताते रहेंगे? आप आज बताइए कि आज आपने हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया, पलायन को रोकने के लिए क्या किया, दूसरे प्रदेश में हमारे युवा नहीं जाएं रोजगार के लिए। भाई जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, और आप बोलते हैं आतंकियों ने गोली मार दी। क्या सिर्फ आतंकियों ने उनको गोली मारी? क्या आपकी कुव्यवस्था के शिकार नहीं हुए? आज अगर आप उनको यहाँ पर रोजगार दे रहे होते तो कौन जाना चाहता था भैया जम्मू कश्मीर? कौन जाना चाहता है तमिलनाडु? कौन जाना चाहता है बैंगलोर? कौन जाना चाहता है गुरुग्राम, नोएडा? जाकर वहाँ पर काम करते हैं ये लोग और किस बदहाली में रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कभी पलट कर उनकी सुध ली? कितने पत्र मैंने मुख्यमंत्री को लिखे जो दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारी हैं, और मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इसका जिक्र किया, दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारी हैं, वो किस बदहाली में अपनी ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पर, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, किसकी वजह से? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। बिहार में कोई यूपी का कोई बिहार का लड़का महाराष्ट्र में उसको लाठी मारी जाती है बिहारी बिहारी बोल बोल के, क्यों? इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री। अगर आप यहाँ पर अगर आप उनको रोजगार की व्यवस्था देते, यहाँ पर अगर आप उनको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था देते, किसको शौक है भैया अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाए और नए सिरे से वहाँ पे ज़िंदगी शुरू करे? और वहाँ पे जब वो प्रताड़ित होते हैं तो मुख्यमंत्री उनकी सुध नहीं लेते। सुशांत सिंह राजपूत एक उदाहरण ऐसा आया, नहीं पता कि भैया किस परिस्थिति में उनकी जान गई, पर एक उदाहरण ऐसा सामने आया क्योंकि वो बड़े एक्टर थे, मीडिया ने हाईलाइट किया, सब किया तो खबर बनी। पर उसमें भी सीबीआई को जांच सौंपने के लिए आपको 1.5 महीने का समय लग गया। 1.5 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर खामोश बैठे रहे। निरंतरता में मैं उनको पत्र लिखता रहा, उनसे बातचीत करता रहा, उनको आग्रह करता रहा कि भैया जब तक उनके फादर ने यहाँ पटना में उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे कितने लोग हैं, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, कोई बैंगलोर में काम करता है, उसको वहाँ पे लोकल प्रशासन उसको प्रताड़ित करता है, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं।
भाई वो बिहारी वहाँ पर गया आपकी वजह से। तभी मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र किया कि एक प्रवासी मंत्रालय का गठन होना चाहिए। भाई अगर हम लोग संरक्षक नहीं बनेंगे बिहारियों के दूसरे प्रदेश में, तो कोई दूसरे प्रदेश वाला उनकी सुध लेगा क्या? नहीं लेगा। ऐसा नहीं ना कि सीएम फोबिया है आपको? मुझे है कि नहीं, बट सीएम को ज़रूर है, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। पूरी कैबिनेट भैया उन्होंने उपचुनाव में उतार दी, पूरी कैबिनेट बिहार पूरा खाली करके मुख्यमंत्री। आप उनको जेल भेजने की बात करते हैं तो फिर कैसे? मैं उनको जेल भेजने की बात, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरे पिताजी के समकक्ष रहे हैं, उनके साथ। पिताजी भी आपको कभी नहीं कहे कि हम सीएम बनेंगे तो जेल भेज देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मेरे नेता अगर इनके भ्रष्टाचार की योजनाओं के बारे में अगर वो बातचीत करते तो उनकी भी सोच यही रहती। 2020 के चुनाव में अगर मेरे नेता अगर उस वक्त जीवित रहते तो मुझे लगता है कि वो भी इस बात को मानते कि भैया अगर कोई मुख्यमंत्री रहते हुए इतना भ्रष्टाचार कर सकता है या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे सकता है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं हो, बट अगर आपकी नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार। ये मानते हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उनको क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या नहीं हो। मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि नहीं। भाई मैं तो इतना जानता हूँ ना कि आज अगर आपकी नाक के नीचे अगर शराबबंदी कानून अगर विफल हो रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आपको नहीं पता हो, ये संभव है क्या? हर बिहारी को पता है कि भैया शराब खुलेआम मिलना तो दूर की बात है, आज की तारीख में होम डिलीवरी होती है। हर बिहारी को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता। हर बिहारी को पता है कि नल जल योजना में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं पता। तो अगर जानकर भी अगर आप अनजान बने हुए हैं तो भी दोषी आप हैं। तो क्या लगता है, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से होनी चाहिए। मैं उस वक्त, हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग ये इन्होंने मुझे लगता है 2016 में ये कानून लेकर आए और उस वक्त हम लोग एनडीए का हिस्सा थे और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे, लालू जी के साथ थे और उस वक्त इन्होंने महागठबंधन के वक्त इन्होंने इस कानून को बनाया था। विपक्ष में होने के बावजूद मैं पहला ऐसा विपक्षी दल था जिसने इस कानून का समर्थन किया था। सामने आकर मैंने इस बात के लिए इनको बधाई दी। क्यों आप समर्थन करते हैं? क्योंकि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। जिस तरीके से गाँव में ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि शराब की लत की वजह से घर परिवार टूटते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो मैं पूरी तरीके से, मैं, मेरी पार्टी, हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, पर पूर्ण शराबबंदी लागू भी होनी चाहिए। लेकिन एक पैरेलल डोर खुल जाए कि भाई आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया पर खिड़की खोल दी, ये नहीं चलेगा ना। आपने तो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी, तस्करों को आपने खड़ा कर दिया। मतलब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग में डलवाकर, पुलिस की गाड़ियों में डलवाकर, एम्बुलेंसेस में भरवाकर, कौन से ऐसे विजुअल्स नहीं हैं जो आपके माध्यम से हम लोगों ने नहीं देखे हों कि कैसे कैसे शराबबंदी कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। अब तो इनके सहयोगी भी बोलने लग गए कि भैया छठ के बाद आप समीक्षा कीजिए। तो जब ये सारी बातें इतने खुले आम हो रही हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोलते इन सब, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं तो फिर दाल में काला लगता ही है ना कि भैया आपको जानकारी के बावजूद अगर आप खामोश हैं तो या तो आपका संरक्षण प्राप्त है उन तस्करों को या उन भ्रष्टाचारियों को, और या फिर आप इसके ऊपर जानबूझकर कोई कार्रवाई। आप कहते हैं शराबबंदी अच्छी बात है, समाज में सब ठीक ठाक है, तो अपने देश के में केवल 4-5 राज्यों में ही शराबबंदी है, बाकी में नहीं है, तो उन राज्यों को भी करना चाहिए। देखिए, ये मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के बारे में मैं ज़्यादा प्रमुखता से बोल सकता हूँ और बिहार की व्यवस्था को जानता हूँ, इसीलिए इस बात को और ज़्यादा प्रमुखता से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और जो युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं नशे की लत की वजह से भ्रमित हो जाती है, इन कारणों की वजह से, ख़ास तौर पर हमारा प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, यहाँ पर नहीं लोगों को उतनी जागरूकता है कि किस चीज़ के क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, लोग वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रदेश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जितने वादों के साथ ये सरकार 2014 में आई थी, मुझे लगता है कई बातें हैं जिसमें से वो पूरी कर पाए, पर अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि केंद्र सरकार से अपेक्षित हैं। अभी भी खैर उनके पास कार्यकाल है, 2024 तक का उनके पास कार्यकाल है। कई ऐसे वादे किए गए थे, 2022 का एक बड़ा लक्ष्य
सामने रखा था, जहाँ पर हर गरीब को घर की बात। देखिए मेरा मानना है कि जब तक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंटैक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सोचें कि भैया सिर्फ मेट्रोज़ लाने से या हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स करवाने से देश विकसित हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आय पे काम नहीं किया जाएगा, जैसे इनका लक्ष्य है कि भैया 2022 तक किसानों की आय को हम लोग दुगना करेंगे, हर गरीब को घर मिलेगा, नल जल की योजना की ड्रिंकिंग वाटर हर घर तक पहुंचेगा। उम्मीद है कि वो अपने लक्ष्य पे को पूरा कर पाए। महंगाई पर क्या है? महंगाई पर आप? महंगाई हद से ज़्यादा है, इस बात को मैं मानूंगा। ये एक चीज़ है जिस पे केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पार कर गई है, मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि जब 100+ पेट्रोल के दाम गए और उसके बाद जब पेट्रोल के दाम थोड़े से कम हुए और 100 रुपये के आसपास आए, तो ये न्यू नॉर्मल बन गया। लोगों को उसमें भी राहत महसूस हुई। बताइए, 100 रुपया दाम होने पर अगर लोगों को राहत महसूस हो रही है, तो महंगाई की मानसिकता हमारे दिमाग में एक नया लेवल पार कर गई है। तो बहरहाल महंगाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुझे लगता है केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। एलजेपी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, आपके पिताजी ने इसकी गठन की थी। इसको वाकई आपके चाचा ने तोड़ा या किसी ने तोड़वाया? देखिए, मैं किसी तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं, मेरी वो हैसियत ही नहीं है कि मैं किसी तीसरे के बारे में बात करूं जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो किसी तीसरे में हिम्मत नहीं थी, किसी तीसरे की मजाल नहीं थी कि मुझे, मेरे घर को या मेरी पार्टी को इस तरीके से वो खंडित कर पाते। बट जब वीक लिंक अपने ही घर में हो, जब इसमें सम्मिलित हो, तो किसी तीसरे पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ? एक चर्चा मैं सुन रहा हूँ, कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है कि भाजपा ये प्रयास कर रही है कि आप चचा भतीजा मिल जाएं। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई प्रयास कहीं से हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट जैसा मैंने कहा कि परिवार में किसी तीसरे की भूमिका होनी ही नहीं चाहिए। अगर तीसरे का अगर इंटरफेरेंस अगर घर के विषय में हो गया, तो वो घर कभी एक रह ही नहीं सकता। और यही हुआ भी, जिस तरीके से ये पार्टी टूटी। बट बहरहाल अब काफ़ी समय बीत गया इन सारी बातों को, और अब राहें इतनी ज़्यादा अलग हो गई हैं कि मुझे एक होना मुश्किल। हाँ, अब बहुत ज़्यादा, अब हदें पार हो गई हैं। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं कि नहीं? देखिए, इस बात को मैंने बहुत समय पहले मैंने कहा था कि जब पिछले बिहार के विधानसभा के जब चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त ये राम हनुमान का ये पूरा प्रकरण सामने आया था। और ये एक तस्वीर को लेकर था, जब विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा था कि भाई आप प्रधानमंत्री जी की तस्वीर नहीं लगा सकते। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं भाई प्रधानमंत्री, मुझे होर्डिंग पे उनकी तस्वीर लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ये पूरा प्रकरण राम हनुमान का ये पूरा शुरू हुआ और वो तब से चलता आया। बट मैं इस बात को मैं ईमानदारी से बोलूँगा कि राम हनुमान का जिक्र जिस परिप्रेक्ष्य में आया वो उस चुनाव तक सीमित था। लोक जनशक्ति पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है। हम लोगों ने विभिन्न समूह पर अपने मुद्दों को लेकर हम लोगों ने अपनी बातों को प्रमुखता से हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने। डीमोनेटाइजेशन के वक्त शायद मैं पहला राजनीतिक दल ऐसा था जो कि सरकार के साथ होते वक्त भी हमने इसके ऊपर प्रश्न खड़े किए थे। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को पत्र लिखकर मैंने कई बातें उनके समक्ष मैंने रखी थी कि इसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हम लोग सबसे पहले राजनीतिक दल थे जिसने सरकार को अल्टीमेटम तक देने का काम किया कि भाई अगर आप इसको नहीं रिस्टोर करेंगे तो हम लोग गठबंधन से हम लोग वॉकआउट करेंगे। तो इसलिए किसी के लिए कोई ऐसा समर्पण भाव कि भाई आपकी सारी बातें हम लोग को स्वीकार हैं, गठबंधन में ऐसा होता नहीं है। तो ये राम हनुमान को इस रूप में देख लिया गया कि भैया जो आप कह रहे हैं वो मेरे शिरोधार्य है। उसका मतलब कि यू हैव ऑलवेज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर प्राइम मिनिस्टर। जी, व्यक्तिगत तौर पर वो मेरा था, है और हमेशा रहेगा। कारण भी है, प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे नेता अस्पताल में थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, उस वक्त प्रधानमंत्री जी का दिन में 2-2 बार मुझे फ़ोन आता था, सुबह शाम। और ना सिर्फ वो फ़ोन कर कर मेरे पिताजी का हालचाल मुझसे पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो पहले डॉक्टर्स की टीम से बातचीत कर कर मुझे बताते थे कि आज डॉक्टर्स ये एडवाइस कर रहे हैं, आज ये एडवाइस कर रहे हैं। उस वक्त जब मैं इतनी वनरेबल सिचुएशन में था, जब मुझे एक साथ की ज़रूरत थी, मजबूत साथ की ज़रूरत थी, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री
मेरे साथ खड़े रहे। तो वो व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा समर्पण उनके प्रति है या जो मेरा आदर भाव उनके प्रति है वो हमेशा रहेगा। लोग सुख में आपके साथ खड़े हों नहीं खड़े हों मायने नहीं रखता, बट दुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा रहे वो आपको हमेशा याद रखने की। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आपकी पार्टी तोड़ी जा रही थी तो प्रधानमंत्री तो रोक सकते थे, बोल देते कि क्यों उस लड़के को अकेले छोड़ रहे हो? फिर मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि मैं किसी तीसरे से उम्मीद तब रखूं जब मेरे अपने मेरे साथ होते। मेरे चाचा जिनकी गोद में मैं पला बड़ा, जब उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं प्रधानमंत्री जी को तो 2014 से जानता हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि हम एकला चलेंगे, एकला चलने की आपने सोच रखी है, तो अभी जो उसका प्रयोगशाला जो होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, लोग आपको पसंद करते हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें आप कहाँ अपने को खड़ा देखते हैं? उसमें तो नीतीश कुमार को फिर मुहर लगा दिया। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपचुनाव जो हुए, खैर मैं इस बात को कहकर बहाना नहीं दूंगा, पर हकीकत ये भी है कि इस बात को भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनाव में साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए। वो वीडियोस, वो ऑडियोज़ हम लोगों ने वायरल होते हुए देखे जहाँ पे प्रशासन के लोग प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल कर कर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रलोभन देकर रुपए बांटे जा रहे हैं, विभिन्न तरीके के और प्रलोभन देकर लोगों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन तंत्र का जितना दुरुपयोग किया जा सकता था, धांधली की जा सकती थी, और 2 ही सीटों पर चुनाव थे, पूरी सरकार जैसा मैंने कहा केंद्रित हो गई थी, पूरा मंत्रिमंडल पटना खाली कर चुका था, दोनों जगह आधे मंत्री इधर आधे मंत्री उधर कैंप कर गए थे। तो इतने के बावजूद अगर आपको इतना संघर्ष करना पड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी दोनों जीती हुई सीटों को बचाने के लिए, और उसके बावजूद एक ऐसी पार्टी जिसको सिंबल मिले हुए महज 10 दिन हुए हों, एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ जो पार्टी चुनाव में उतरी, उसको तीसरी शक्ति के तौर पर लोगों ने पहचान दी। एक राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले। मैं अपने में एक ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मेरी परिस्थितियों को समझे, मैं कितनी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ एक तरफ मेरी पार्टी परिवार को तोड़ने की तो बात अलग है, मुझसे मेरा सिंबल छीन लिया गया, मुझे नया सिंबल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं चुनाव लड़ पाऊँगा नहीं लड़ पाऊँगा, मेरे सिंबल को फ्रीज कर दिया गया। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये प्रदर्शन है तो आने वाला समय पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। अच्छा, हमको ये बताइए, आप अभी द्वंद्व में लगते हैं, आप क्यों नहीं ये तय करते हैं कि हमको जो राजनीति, क्योंकि राजनीति में यहाँ 3 धुरी है बिहार में, आप जानते हैं, बीजेपी है, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, यही 3 धुरी के इर्द गिर्द 2 कहीं मिलते हैं तो सरकार बना लेते हैं, फिर एक तीसरा लेफ्ट पार्टीज को ले लिया जाए, तो आप चौथा अपने को मान रहे हैं, और वही तो आप द्वंद्व में क्यों हैं? क्यों नहीं ये तय करते हैं कि या तो हमको बीजेपी के साथ रहना है या फिर लालू प्रसाद यादव के साथ? आज ज़रूरत नहीं है ना इस बात को क्लियर करने की। आज अगर चुनाव होते तो यकीनन मैं आपको जवाब के साथ में बैठा होता कि लोक जनशक्ति पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है, पर आज चुनाव नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है। मैं अगले 2 साल 3 साल जब तक चुनाव नहीं होते, मैं मानता हूँ कि 2025 से पहले चुनाव होंगे। मैं नहीं मानता कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि जितना विरोधाभास इस सरकार में गठबंधन के भीतर ही है। मिड टर्म पोल होना है, पोल होना ही है, मध्यावधि चुनाव होंगे, ये मैं 100% मैं मानकर चलता हूँ। और ये बात भी मैं आज आपको बहुत स्पष्ट तौर से मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन चुनावों की घोषणा होगी उस दिन ये अनाउंसमेंट भी औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी किस गठबंधन का समर्थन कर रही है। पर जब तक चुनाव नहीं हो रहे, और ये जनरल प्रैक्टिस भी है, मतलब गठबंधन का स्वरूप हमेशा देखा गया कि चुनाव के आसपास ही तय होता है। पिछले ही चुनाव में आप देख लीजिए कितने ऐसे दल थे जो एक गठबंधन का हिस्सा थे और नोटिफिकेशन के बाद वो दूसरे गठबंधन नहीं। लेकिन एक बात चल रही है कि चूंकि आप लालू गठबंधन के साथ इसलिए नहीं जा सकते हैं कि यू आर ऑल्सो हैविंग ड्रीम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो भाजपा के पास कोई वैसा फेस नहीं है, वो आप पर निगाह रखी हुई है, और वहाँ तो ऑलरेडी वो सीट ही वैकेंट नहीं। देखिए, जो लोग ऐसी थ्योरीज दे रहे हैं वो अपने मन को दिलासा देते हैं ये बात कहकर, और एक स्वप्न जाल अपने आसपास बुन लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो उधर नहीं जाएगा, वहाँ तो वैकेंसी नहीं है, इन दोनों में आपस में ही टकराव होगा। भाई, अगर आपका कॉमन लक्ष्य एक है, और आज क्या है कॉमन लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता से हटाना,
बिहारियों को इनकी बदहाल राजनीति से दूर करना। मैं हर बार मैं इस बात को बोलता हूँ, एक दिया हुआ वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों को बदहाली की कगार पर धकेलेगा। एक पूरी पीढ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दी। तो पहला मेरा लक्ष्य यही है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना, और उसके लिए इस कॉमन एजेंडा पे, इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो साथ आएंगे मैं उनके साथ रहूँगा, क्यों नहीं रहूँगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई तैयारी, चूंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, कोई तैयारी आपकी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल के महीनों में कई ज़िलों में मेरे कार्यक्रम हुए। अगली 16 तारीख से भी मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ, 16 से 20 तारीख तक फिर मेरा उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम है। गठबंधन पर वहाँ पर भी चर्चा चल रही है, और इतना ज़रूर स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में हम लोग के 17 विधायक होते थे, पर पुनः वही गठबंधन की राजनीति में समझौता करते 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 हम लोग एक ऐसे उस पर आ गए जहाँ पर हम लोग ने चुनाव लड़ना ही उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया। तो इतना ज़रूर है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के तहत लड़ेगी या 403 सीटों पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये अभी आने वाले समय में मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट तक ये क्लियर होगा। बट हाँ, आने वाला समय यूपी में भी कई इस तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर। केवल उत्तर प्रदेश में या पंजाब या गुजरात वगैरह में? नहीं, बिल्कुल पंजाब भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भी, बाकी राज्यों में स्टेट यूनिट इसको डिसाइड करेगी कि वो लोग वहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बट यूपी और पंजाब दोनों जगह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्षों द्वारा ये रिटर्न में हम लोग के पास, केंद्रीय नेतृत्व के पास आ चुका है कि पंजाब में भी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी। एक चर्चा ये है कि आप अगला 2024 का चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। ईमानदारी से मैंने सोचा ही नहीं ये इस प्रश्न के बारे में कभी। फ़िलहाल मैं जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस नाते एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लगभग 2 मिलियन 2.5 मिलियन के करीब लोग हैं वहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगला चुनाव मैं कहाँ से लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, बट हाँ इतना ज़रूर है कि हाजीपुर मेरे नेता, मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। मेरे नेता ने हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया है। ऐसे में हाजीपुर के प्रति अपने उनका सुपुत्र होने के नाते, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जिन्होंने एक लंबा समय हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया, उनका सुपुत्र होने के नाते मेरा भी कर्तव्य हाजीपुर के प्रति भी बनता है। अब उस कर्तव्य निर्वहन को मैं कैसे करूंगा, चुनाव लड़कर या किस रूप में, मुझे लगता है ये थोड़ा भी और समय बीतेगा तो स्थिति स्पष्ट होगी। माँ आपकी राजनीति में आ सकती हैं? उनका कहना है कि जब पापा थे तब वो नहीं आई, तो अब वो राजनीति से दूर रखती हैं अपने आप को। सक्रिय राजनीति में उनकी कभी दिलचस्पी रही नहीं। बहरहाल मेरे पिताजी का बैक ऑफिस हमेशा उन्होंने संभाला। शी इज़ ऑलवेज बीन द ब्रेन बिहाइंड माई फादर्स डिसीजंस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो वो उन्होंने हमेशा मेरे पिताजी का साथ दिया है, पर अप्रत्यक्ष रूप से कभी सामने नहीं आई वो। इस बार भी उन्होंने 1-2 चैनल को जो एक इंटरव्यू दिए, नेशनल चैनल्स को, उस वक्त भी मैं जानता हूं कि वो कितनी ज़्यादा विचलित हुई मौजूदा घटना क्रम को लेकर, तब वो मीडिया के सामने आई। नहीं तो वो हमेशा मीडिया से एक दूरी बनाकर, सार्वजनिक जीवन से एक दूरी बनाकर वो रखती हैं। और सक्रिय राजनीति में वो आएंगी मुझे नहीं लगता। पापा ने भी काफ़ी प्रयास किया। इस बार भी हाजीपुर से पिताजी चाहते थे कि मम्मी वहाँ से चुनाव लड़ें, और काफ़ी समय तक वो उन्हीं को कन्विंस करते रहे कि वो चुनाव लड़ें। वो नहीं चाहते थे, खैर मैं इसको बोलूँगा तो फिर बवाल होगा, बट हकीकत है कि वो नहीं चाहते थे कि चाचा वहाँ से चुनाव लड़ें। और ये कहीं ना कहीं मेरी ही सोच थी, मैं ही चाहता था कि चाचा वहाँ से चुनाव लड़ें, और आज वही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बट बहरहाल पापा चाहते थे कि मम्मी चुनाव लड़ें, पर वो उस वक्त भी नहीं आई सक्रिय राजनीति में। अब आएंगी कि नहीं आएंगी, हाँ, पर आप क्या चाहते हैं कि आएँ कि ना आएँ? मैं ज़रूर चाहता हूं कि वो आए। पापा भी चाहते थे, मैं भी ज़रूर चाहता हूं कि वो आए। उनमें वो क्षमता है और उनमें वो हुनर है, राजनीतिक समझ है। जिस तरीके से जब परिस्थितियां उलझी हुई होती हैं, जिस तरीके से मेरे पिताजी को उन्होंने सुझाव दिए, या जिस तरीके से वो मेरा मार्गदर्शन करती हैं पर्दे के पीछे रहते हुए अभी भी, तो उनमें वो हर काबिलियत है, हर वो क्षमता है जो एक कुशल राजनेता में होना चाहिए। पर वो फिर भी दूरी बना के रखते हैं। शादी कब कर रहे हैं?
ये सवाल कि माँ तो चाहती हैं कि जल्दी बेटा शादी करें, मुझे पता है कुछ। स्वाभाविक है। पापा को बहुत शौक था, वो ज़रूर चाहते थे। और वो आपने भी तो खोज ही लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ईमानदारी से बोलूं, खैर हंसी मजाक की बात एक तरफ होती है, बट ईमानदार हंसी मजाक की बात नहीं हो रही है क्योंकि आप लगभग 40 वर्ष के होने वाले हैं, 39 से 40 में हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पर मैं एक उम्र के एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ शादी की उम्र भी छूटती जा रही है, पर वहीं परिस्थितियाँ अब ऐसी आ गई हैं कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं ऊपर, पार्टी को आगे लेकर चलने की। परिवार के लोग अब अकेले हैं। मेरी मदर के पास अब कोई नहीं है, मेरी सिस्टर, उनके बच्चे, मेरी नानी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और पार्टी की जिम्मेदारियां, आप इस बात को मानेंगे। और जब आपने ओपनिंग रिमार्क दिया, मुझे खुशी हुई कि जहां आपने इस बात को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया, क्योंकि लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। जहां विरासत में मुझे चीज़ें मिली हैं, पर वहीं उन चीज़ों के लिए मेरा एक अपना संघर्ष भी है और मैं उस संघर्ष के दौर से मैं गुजर रहा हूँ। और ये बाय चॉइस मैं उस संघर्ष के दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे अगर कंफर्टेबल राजनीति करनी होती, सत्ता की राजनीति करनी होती, 15 सीटें ये लोग मुझे दे रहे थे, मैं उन 15 सीटों पर नतमस्तक होता इनके सामने और उसमें से 12-13 मेरे विधायक जीतते, 2 आज मंत्री होते नीतीश जी की कैबिनेट में और मैं खुद कैबिनेट मंत्री की हैसियत में आज केंद्र सरकार में मौजूद होता। पर ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है, बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और अपने पार्टी के सिद्धांतों के लिए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और देश में, देश भर में फैले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के करोड़ों समर्थक हैं जो कई उम्मीदें लगाकर एक टिकटिकी निगाह से मेरी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत जो ख्वाहिशें हैं या व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं, उसको एक तरफ रखते हुए सार्वजनिक जीवन की जो मेरी जिम्मेदारियां और पारिवारिक जीवन की जो मेरी जिम्मेदारियां, वो अभी मेरी प्राथमिकता है। आपकी जो को स्टार थी पहले फिल्म के, मिले हम न मिले, वही थी फिल्म ना? और नज़र मिले या न मिले गाना यही था ना आप दोनों पर? हाँ, वो बहुत, हाँ, वो हिट भी गाना हुआ था। तो वो तो शादी कर रही हैं तो नहीं, जो शादी कर रहे हैं उनको ढेर सारी उनके लिए शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल, जो भी शादी कर रहे हैं, बस हर किसी का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए तो चिराग पासवान जी ने बहुत खुल करके बातें की न्यूज़ हाट से, और फिर हम आगे आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे ये, क्योंकि इनके पिताजी से हमारा मित्रवत संबंध था बहुत, हम लोग चूँकि अपने व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी करता हूँ और समाचार भी करता हूँ, तो कुछ अलग तरीके से आप देखते होंगे। तो मछली के बहुत शौकीन थे, बहुत हम लोग हेलीकॉप्टर में घूमते थे और दिल के बड़ा सच्चा थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत और खूबी थी, जिसके चलते लोग उनसे, एक बार जो उनसे मिल जाता था वो जल्दी छोड़ता नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान जी, आपने इतना अपने मैंने व्यस्तम समय से निकाल करके न्यूज़ हाट को दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है, अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है।